बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ये लहंगा तो बहुत खूबसूरत है अम्मा, ये कौन लाया है? मैंने सामने पड़े लाल रंग के खूबसूरत और भारी लहंगे को देखकर सवाल किया, जिसको देखकर मेरी आंखें हैरान हो रही। तेरे ससुराल वाले दे गए हैं, अम्मा ने बताया तो मेरी आंखें खुशगवार हैरत से खुली के खुली रह गई। मेरे ससुराल वाले? मगर अम्मा, हमारे यहाँ बारात का जोड़ा तो लड़की वालों की तरफ से होता है और वलीमे का जोड़ा और बाकी सब चीजें ससुराल वालों की तरफ से होती हैं। तो उन्होंने ऐसा क्यों किया? मैंने हैरानगी से इस जोड़े को तकने के बाद अम्मा से सवाल किया तो मेरी अम्मा ने गहरा सांस भरकर मेरी तरफ देखा और बोली कि शुक्र कर, तेरे ससुराल वालों ने शादी का जोड़ा भी भेज दिया, वरना मेरे पास तो इतने पैसे नहीं थे कि तुझे शादी का जोड़ा दिलवाती। मैंने तो यही सोचा था कि किसी रिश्तेदार से उसकी शादीशुदा बेटी का शादी का जोड़ा उधार ले लूंगी। खुदा भला करे इन लोगों का कि इन्होंने हमारा इतना ख्याल किया, वरना ये सब भी हमें खरीदना पड़ता और ये सब खरीदने के लिए मुझे किसी से उधार पैसे लेने पड़ते या फिर किसी से शादी का जोड़ा मांगना पड़ता। मेरी अम्मा ने खुशी और गम के मिले जुले तासुर से कहा तो मैं भी खुदा का लाख लाख शुक्र अदा करने लगी कि खुदा ने इतने अच्छे लोगों में मेरा रिश्ता कर दिया था। मैं सारे कपड़े और सामान समेट कर संदूक में रखने लगी। अगले 3 दिन बाद मेरी शादी थी। तभी मेरी अम्मा छोटी मोटी तैयारियां कर रही थी जो हमारे बस में थी। ये रिश्ता हमें एक जानने वाली के तवस्सुत से मिला था। मेरे होने वाले ससुराल में 5 लोग थे, मेरी सास, मेरा शौहर, एक देवर और 2 नंदे। दोनों नंदे मेरे शौहर और देवर से बड़ी थी और शादीशुदा थी। इनके 2-2, 3-3 बच्चे थे और वो ज्यादातर अपने ससुराल में ही रहती थी। हमारी जिस जानने वाली ने इस रिश्ते के बारे में बताया था, उसने बताया कि मेरी बड़ी नंद ने मुझे किसी शादी में देखा था और अपने भाई के लिए पसंद कर लिया, तभी हमारे घर रिश्ता भेज दिया है। मेरे घर में सिर्फ मैं और मेरी अम्मा ही थी। मेरे बाप का इंतकाल मेरे बचपन में ही हो गया था और मेरा कोई और बहन या भाई नहीं था, जिसके बाद मेरी माँ ने खुद ही कमा कर मेरी परवरिश की। बाप का साया सर से उठ जाए और औलाद यतीम हो जाए तो ददियाल वाले और ननियाल वाले भी मुंह मोड़ लेते हैं, और यही सब कुछ मेरे साथ हुआ। मेरे दादा दादी और नाना नानी थे ही नहीं, और बाप के मरने के बाद ना ही मेरे चाचे और ताया लोगों ने हमारी कोई माली मदद की थी, ना ही मेरे मामू अपनी बहन यानी मेरी अम्मा का सहारा बने थे। तभी हर तरफ से नाउम्मीद होकर हम दोनों एक दूसरे का सहारा बन गए। मेरी माँ ने मेहनत मजदूरी करके मुझे पढ़ाया लिखाया, लेकिन चूंकि मेरी अपनी भी दिलचस्पी पढ़ाई में नहीं थी और माँ भी बीमार रहने लगी थी, तो मैंने मैट्रिक के बाद पढ़ाई को खैर बात कह दिया और फिर घर के काम काज करने के साथ साथ लोगों के कपड़े सिलाई करके पैसे कमाने लगी। मेरे हाथ में बेहद सफाई थी। यही वजह थी कि मेरा काम कम वक्त में ही लोगों में मकबूलो मशहूर हो गया और ज्यादा से ज्यादा लोग मेरे पास कपड़े सिलाई करवाने आते और यूं मेरी गुजर बसर अच्छी तरीके से होने लगी। इसी मामूल के साथ मैं अपनी जिंदगी गुजारते मजीद 6 साल गुजर गए। अब मैं 21 साल की हो चुकी थी और मेरी अम्मा जल्द से जल्द मेरी शादी करके अपना फर्ज अदा करना चाहती थी। इसलिए मेरी अम्मा ने कई लोगों से रिश्ते का कह रखा था कि कोई अच्छा और शरीफ घराना मिले तो इन्हें बताइएगा ताकि मेरी वहाँ बात बन जाए। ये मेरी माँ की दुआओं और काविशों का ही समर था जो हमें घर पर बैठे बिठाए ही अच्छा रिश्ता मिल गया और वो लोग पहली ही नजर में मुझे पसंद करके चले गए और शादी की तारीख भी तय कर चुके थे। मेरी अम्मा को अब ये फिक्र नहीं रही कि इन्हें मुझे जहेज देना पड़ेगा, क्योंकि मेरे ससुराल वालों ने जहेज लेने से मना कर दिया था, जिस पर हम मुतमईन और खुश थे। 3 दिन पलक झपकते गुजरे और शादी का दिन आज पहुंचा। चूँकि हमारे रिश्तेदार हमारे गम में कभी हमारे साथ खड़े होना तो दूर, कभी हौसला बढ़ाने भी नहीं आए थे, तो मेरी अम्मा ने भी रिश्तेदारों में से किसी को शादी पर नहीं बुलाया। बस मोहल्ले के कुछ मोअज़्ज़िज़ और जानने वाले लोग थे जिनको शादी में बुलाया गया ताकि मेरी गवाहान की कमी पूरी हो सके। मेरे ससुराल वालों ने हमारी हैसियत देखते हुए शादी सादगी से सिर्फ निकाह की सूरत में ही रखी, तभी ज्यादा धूम धड़का नहीं हुआ। वो लोग मुकर्ररा वक्त पर आए और फिर सबकी दुआओं के हसार में निकाह की रस्म अदा की गई। मैंने अपने होने वाले शौहर को सिर्फ एक मर्तबा तस्वीर में ही देखा था, जो काफी खूबसूरत था। कम तो मैं भी नहीं थी, मैं भी काफी खूबसूरत थी और मुझे यकीन था कि मेरा शौहर भी मुझे पसंद करता होगा। निकाह के बाद मेहमानों को खाना वगैरह खिलाया गया और फिर इसके बाद रुखसती का शोर उठा
और मैं रोती हुई अपनी माँ से मिलकर ससुराल में रहने की ढेर सारी हदायतें लेकर और अपनी माँ को तसल्ली देकर अपने ससुराल रुखसत हो गई। घर पहुंचकर मुझे हॉल में बिठा दिया गया और फिर मुख्तलिफ रस्में होने लगी। कुछ रस्मों के बारे में मैं जानती थी और कुछ से बिल्कुल अनजान। मैं काफी थक चुकी थी, लेकिन फिर सबके दरमियान बैठी सभी रस्मों को सर अंजाम देती रही कि पहले दिन की दुल्हन थी और पहले ही दिन में अपने ससुराल वालों की मंशा के खिलाफ जाकर इन सबको खुद से बदसन नहीं करना चाहती। तभी चुपचाप बैठ सभी रस्मों में हिस्सा लेती रही जिसका वो लोग कहते गए। इसके बाद मेरी नंदे मुझे मेरे कमरे में ले गई, जो कि मेरे शोहर का था, और अब से मुझे भी इसी कमरे में रहना था। कमरा रवायती अंदाज में हल्का फुल्का सजा हुआ था। मैं काफी थक चुकी थी, तभी बेड ग्राउंड से टेक लगाई और अपने शोहर के आने का इंतजार करने लगी। लेकिन मेरा इंतजार लंबा ही होता जा रहा था और मेरा शोहर आने का नाम ही नहीं ले रहा था। मुझे एक बात पर ताज्जुब भी हुआ था कि जब से निकाह हुआ था मैंने अपने शोहर को एक लफ्ज बोलते या मुझसे बात करते नहीं देखा था, और अब तक मैंने अपने शौहर की आवाज भी नहीं सुनी थी। यूं ही बैठे बैठे मेरी आंख लग गई और मैं हर चीज से बेनियाज होकर हर सोच से आरी हो गई। न जाने कितनी देर गुजरी थी कि अचानक खटके की आवाज पर मेरी आंख खुली। मैंने कमरे में निगाहें दौड़ाई तो कमरे में मुझे कोई नजर नहीं आया, जिस पर मुझे हैरत हुई। लेकिन जूं ही मेरी निगाह दरवाजे की जानिब उठी, मेरी हैरत दोचन हो गई, क्योंकि खुले हुए दरवाजे से मेरा शौहर अंदर दाखिल हो रहा था। लेकिन मेरी हैरत की वजह मेरा शौहर नहीं, बल्कि शौहर के साथ आती हुई औरत थी, जो बिल्कुल पागल सी थी और हरकतें भी पागलों वाली कर रही थी। उसने पुराने और कुछ हद तक फटे हुए कपड़े पहन रखे थे और वो बार बार अपने सर को खुजा रही थी और अजनबी नजरों से पूरे कमरे को यूं देख रही थी जैसे पहली बार ऐसी कोई चीज देखी हो। मैंने हैरत से पहले उसे और फिर अपने शौहर को देखा, जिसने इस पागल औरत का हाथ थाम रखा था। मैं हैरत से अपनी जगह से उठ खड़ी हुई और उठकर इनके करीब चली गई। वो पागल औरत तेजी से मेरे शौहर के पीछे छुपने लगी, जैसे वो मुझसे डर रही हो। ये कौन है और आपके साथ हमारे कमरे में क्या कर रही है? मैंने अपने शौहर कामरान से पूछा तो उसने पहले अपने साथ खड़ी इस पागल लड़की को खींचकर अपने सामने किया और बोला कि ये मेरी बीवी है और चलो अब इसे बिल्कुल अपनी तरह तैयार करो। अपने शौहर की बात सुनकर मैं हैरत से गिंग हो रह गई कि आज ही मेरी और इसकी शादी हुई थी और वो आज ही पागल सी औरत को हमारे कमरे में लाकर मुझसे कह रहा था कि ये उसकी बीवी है और उसे अपनी तरह तैयार कर दो। ये आप क्या कह रहे हैं? ये आपकी बीवी कैसे हो सकती है और मैं कैसे इसे अपनी जगह पर तैयार करके बिठा दूं? आपकी बीवी तो मैं हूँ और आज ही मेरी और आपकी शादी हुई है। मैंने सदमे भरे अंदाज में कहा तो कामरान मुझे गुस्से से देखा। मैंने कहा ना कि ये मेरी बीवी है और तुम इसे बिल्कुल अपनी तरह तैयार कर दो और फिर तुम इस कमरे से निकल जाओ, वरना तलाक देकर घर से निकाल दूंगा। अपने शौहर की बात सुनकर मैं कपकपा कर रह गई। वो औरत कौन थी मैं नहीं जानती थी, लेकिन मेरे शौहर का रवैया मेरी समझ से बालातर था। मैंने कभी किसी नई नवेली दुल्हन के साथ ऐसा सलूक होते नहीं देखा था, बल्कि शौहर तो अपनी नई नवेली बीवियों के वारिस सदके जाते हैं, जबकि मेरा शौहर एक पागल औरत को मेरे सामने लाकर उसे सजाने और संवारने का कहने के साथ साथ मुझे कमरे से निकल जाने का भी कह रहा था और साथ में धमकी भी दे रहा था कि अगर मैंने ऐसा ना किया तो वो मुझे तलाक देकर घर से निकाल देगा, और अगर वो मुझे तलाक दे देता तो न सिर्फ मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाती बल्कि मेरी माँ भी जीते जी मर जाती। उसने बहुत शौक और लगन से मेरी शादी करवाई ताकि वो अपनी जिम्मेदारी और फर्ज पूरा कर सके और मैं अपने घर में खुशी से रह सकूं। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी माँ, जिसने पहले ही अपनी जिंदगी में बहुत गम सहे हैं, वो मेरा गम भी सहे। तभी मैंने रोते हुए सर हिला दिया और फिर इस पागल औरत को तैयार करने की हामी भर। मैं दिल ही दिल में परेशान होती और रोती हुई इस पागल औरत को बाथरूम में ले गई और फिर अपने कपड़े इसे पहना दिए। ये वही लहंगा था जो मेरे ससुराल वालों की तरफ से मुझे शादी पर मिला था, लेकिन अब वो इस पागल औरत का नसीब बन रहा था, जो मेरी जितनी हसीन नहीं थी मगर उसकी किस्मत मुझसे कहीं ज्यादा अच्छी थी। उसे अपना लिबास पहनाने के बाद उसके फटे पुराने कपड़े खुद पहन लिए और उसे लेकर बाहर चली आई। मेरा शौहर बेड पर बैठा हमारी तरफ ही देख रहा था, जिस पर मैंने उस पागल औरत को ड्रेसिंग टेबल के सामने रखे स्टूल पर बिठाया और फिर उसके बाल बनाने लगी। मेरे हाथ कपकपा रहे थे, जबकि खौफ और परेशानी के साथ साथ उलझन ने भी मेरी जात का हसार कर रखा था।
उसके बाल बनाने के बाद मैंने उसका मेकअप किया, वो सारी ज्वेलरी उसे पहनाई जो कि कुछ देर पहले मैंने पहनी हुई। उसे तैयार करके मैंने उसका जायजा लिया तो वो काफी प्यारी लग रही, जिस पर मेरी आंखें नम हो गईं कि मेरा शौहर मेरी जगह किसी अनजान और पागल औरत को दे रहा है जिसे मैं जानती तक नहीं हूँ। वो पागल औरत काफी जोश से अपने लिबास को और अपने अक्स को आईने में देख रही थी और खुश हो होकर तालियां बजा रही थी, यानी उसे भी ये सब कुछ अच्छा लग रहा था। ये तैयार है। मैंने इसे तैयार करके इसका जायजा लेने के बाद अपने शौहर को मुखातिब करते हुए कहा तो वो सर हिलाता बेड से उठकर उसके करीब आया और उसका जायजा लेकर मुझे वहाँ से निकल जाने को कहा, जिस पर मैं उस पागल औरत की चादर ओढ़ती बाहर आ गई। मेरा चेहरा मेकअप से साफ था और जिस्म पर उस पागल औरत के फटे पुराने कपड़े थे। गर्ज कोई भी मुझे देखता तो यकीन न करता ये कुछ देर पहले जो दुल्हन इस घर में आई थी वो थी। इस वक्त तो मैं पागल औरत लग रही थी। कोई मुझे देखता तो पागल ही समझता। ये घर मेरे लिए अनजान था। मैं यहाँ पहली बार आई थी। तभी मैं कमरे से निकलकर दरवाजे के बाहर ही बैठ गई कि मुझे नहीं पता था कि मैं रात के इस पहर कहाँ जाऊँ और अगर किसी के कमरे में जाती तो वो मुझसे पूछते कि मैं इस हाल में कमरे से बाहर क्या कर रही हूँ। तलाक का खौफ मुझे रोक रहा था। तभी मैं चुपचाप अपने शौहर के कमरे के बाहर ही बैठ गई, अलबत्ता चेहरा चादर की ओट में कर रखा था। मुझे परेशानी के मारे नींद भी नहीं आ रही थी। यही वजह थी कि मैं अब तक जाग रही थी। अभी मैं वहीं बैठी हुई थी जब अचानक मुझे कदमों की आहट सुनाई दी। मैंने चौंक कर उस तरफ देखा तो सामने ही मेरा देवर आ रहा था। उसने मुझे दरवाजे के बाहर बैठे देखा तो कुछ चौंका और फिर अगले ही लम्हे बिना कुछ पूछे या जाने मुझे पकड़ा और अपने साथ ले जाने लगा। चेहरा चादर की ओट में होने की वजह से वो मुझे देख नहीं पाया। मैंने मुजाहमत करनी शुरू की तो वो मुझे घसीटता हुआ कमरे में ले जाने लगा, जिस पर मैं चुपचाप उसके साथ चलने लगी। अगर मुंह खोलती तो मेरी ही बेइज्जती होनी थी कि पहली ही रात मुझे शौहर ने कमरे से बाहर निकाल दिया है। वो शायद मुझको वही पागल औरत समझ रहा था और मेरे ख्याल से वो इनकी कुछ न कुछ तो लगती थी, मगर क्या? ये सवाल मेरे जहन में गूंज रहा था। वो मुझे लेकर एक कमरे में पहुंचा जहां अंधेरा छाया हुआ था। उसने आगे बढ़कर बल्ब जलाया। मैं अब तक मुतमईन थी, लेकिन जान तो तब निकली जब उसने मुझे जंजीर से बांधने के बाद अचानक मेरे सामने सूखी रोटी और दाल रखी, जिसके साथ दवाइयों वाला शापर भी था। यानी वो खाना खिलाने के बाद मुझे दवाइयाँ खिलाने का भी इरादा रखता था, जो शायद उस पागल औरत की थी। और मैं ये दवाइयाँ हरगिज नहीं खा सकती थी क्योंकि मैं पागल नहीं थी। मेरा एक पैर जंजीर से बंधा हुआ था जबकि हाथ आजाद ही थे। उसने कहा कि खाना खाओ, मगर मैंने तेजी से नफी में सर हिला दिया कि मुझे नहीं खाना। जैसे ही मेरा सर नफी में हिला, मेरे सर से चादर उतर गई, जिसकी वजह से मेरा चेहरा उसके सामने अया हो गया। उसने जैसे ही मेरी तरफ देखा, हैरत से उछल पड़ा और बेयकीनी से मुझे देखने लगा। आप यहाँ क्या कर रही हैं? उसने तेज लहजे में बेहद हैरानी से पूछा, जैसे उससे भी इस बात का यकीन ना आया हो कि यहाँ वो पागल औरत नहीं बल्कि मैं हूँ, जो आज ही उसकी भाभी बनी है। उसके पूछने पर मुझे रोना आने लगा। उसने आगे बढ़कर मुझे जंजीर से आजाद कर दिया, जिस पर मैंने चादर को अपने सर पर दुरुस्त किया। कम में आएगी का एहसास मुझे खून के आंसू रुला रहा था। उसके पूछने पर मैंने रोते हुए उसे सारी बात बता दी, जिस पर वो सर पकड़कर बैठ गया और बोला कि आपको कमरा छोड़कर नहीं आना चाहिए था और आप डर कर न सिर्फ कमरा छोड़ आई हैं बल्कि भाई की बात मानकर उस पागल को अपनी जगह दुल्हन बना आई हैं और ये खुद फटे पुराने कपड़े पहन लिए। मैंने रोते हुए कहा कि मैं और क्या करती, तुम्हारे भाई ने मुझे तलाक की धमकी दी। मैं गरीब लड़की हूँ, मेरी तलाक का सुनकर मेरी माँ मर जाती। तभी कामरान की हर बात मान ली। उसने मेरी बात सुनकर तासुफ से गहरा सांस भरा और फिर मुझे अपने पीछे आने का इशारा करके बाहर निकल गया। मैं खौफजदा और सहमी हुई हिरनी की तरह उसके पीछे कमरे से बाहर निकली और फिर उसके पीछे उस कमरे से दूर एक और कमरे में दाखिल हुई तो सामने ही पलंग पर मेरी सास लेटी हुई नजर आई, जो पहले तो जगाए जाने पर हैरान थी और फिर मुझे फटे पुराने कपड़ों में देखकर दंग रह गई। उनकी हैरानगी पर मैंने तो नहीं मगर मेरे देवर ने उन्हें सब कुछ बता दिया, जिस पर मेरी सास गहरा सांस भरकर रह गई। मुझे लग रहा था कि कुछ है जो मुझसे छुपाया जा रहा है। तभी मैंने अब पूछ ही लिया कि वो औरत कौन है जिसे मेरा शौहर अपने कमरे में ले गया है और उसकी वजह से मुझे अपने कमरे से बाहर निकाल दिया है। मेरी सास ने मेरे देवर को जाने का इशारा किया। वो बाहर चला गया तो मेरी सास ने मुझे अपने पास बिठाया और बताने लगी कि वो उसकी सगी भांजी है, उनकी बहन की बेटी। उसके माँ बाप उसके बचपन में ही फौत हो गए थे।
जिसके बाद उन्होंने हमेशा के लिए उसे गोद ले लिया और यूं वो उनके घर आ गई और फिर वो उसकी परवरिश अपने बाकी बच्चों की तरह ही करने लगी। वक्त गुजरता रहा और वो भी उनके बच्चों के साथ बड़ी हो गई। सब बहन भाइयों में से कामरान ही उसके सबसे ज्यादा नजदीक और बेस्ट फ्रेंड था। बावजूद इसके कि कामरान उससे उम्र में 3 साल छोटा था। तालीम हासिल करने के बाद उनके बेटों ने जॉब की, जबकि बेटियों की उन्होंने शादी कर दी। ऐसे में उनकी भांजी ने उन्हें बताया कि वो किसी लड़के को पसंद करती है और उससे शादी करना चाहती है। उन्हें भी कोई एतराज नहीं था क्योंकि वो भी उसकी खुशी को ही अजीज रखती थी। लेकिन लड़का खूबसूरत था और इन्हें शरीफ ही लगा था। वो उनकी भांजी मारिया से कैसे मिला और कैसे उनकी जान पहचान हुई वो नहीं जानती। उन्हें यही लगा कि ये दोनों एक दूसरे के साथ पड़े हैं तो इनकी भांजी इसे अच्छी तरह जानती हो। तभी उन्होंने इतनी छानबीन नहीं करवाई और यूं उन दोनों का रिश्ता पक्का कर दिया। लेकिन जब ये बात कामरान को पता चली तो उसने बहुत हंगामा मचाया कि वो उसे पसंद करता है और उससे शादी करना चाहता है। उसके लिए उम्रों का फर्क कोई खास मायने नहीं रखता। मेरी सास के लिए भी ये एतराज की बात नहीं थी, बल्कि वो खुश होती अगर उनकी भांजी घर में ही रह जाती। लेकिन मारिया उस लड़के से बहुत प्यार करती थी और अगर ऐसे में कामरान के हवाले से ऐसी कोई बात मालूम होती तो शायद सह न पाती और इन सब से बदजन हो जाती। तभी उन्होंने अपनी भांजी मारिया को उसके बारे में कुछ नहीं बताया और कामरान को ये कहकर चुप करवा दिया कि मारिया राजी नहीं हो रही और ना ही वो कामरान से शादी करना चाहती। ये सुनकर कामरान भी खामोश हो गया और कमाई की गर्ज से बैरूने मुल्क चला गया और मारिया की शादी में शिरकत भी न। मारिया की जल्द ही उस लड़के से शादी कर दी क्योंकि लड़के वालों को बहुत जल्दी थी। मारिया को रुखसत करने के बाद वो सब मुतमईन थे, लेकिन अभी उसकी शादी को 1 ही महीना गुजरा था जब मारिया वापस आ गई। वो नीम पागल सी हो गई थी और यही बात उससे पता चली थी कि उसका शौहर उसे तलाक देकर फरार हो गया है। उससे मारिया का राब्ता फेसबुक के जरिए हुआ था और वो मारिया के सोने के जेवरात, नकदी रकम और सारा कीमती सामान लेकर उसे तलाक देकर जा चुका था। कहाँ ये किसी को मालूम ना हो सका। उसने मारिया के साथ फ्रॉड मैरिज की थी और मासूम सी मारिया उसकी बातों में आकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर चुकी थी। मारिया हामला थी और ये खबर उसके लिए किसी शौक से कम ना थी। उसके दिमाग को सदमा लग गया और वो पागलों की तरह हरकतें करने लगी और फिर वो मुकम्मल पागल तब हुई जब उसने अपना बच्चा खो दिया। वो सीढ़ियों से गिर गई थी जिसके बायस उसका हमल जाया हो गया और वो अपना ज़हनी तवाज़ुन मुकम्मल तौर पर खो बैठ। कामरान को इसके बारे में पता लगा तो वो वापस आ गया और मारिया को संभालने और उसका इलाज करवाने लगा, मगर डॉक्टर्स का कहना था कि अब ये शायद कभी ठीक ना हो। उनका कहना था कि मारिया को ज़हनी तौर पर बहुत सताया गया है जिसकी वजह से वो अपने होशो हवास में नहीं है। हाँ, अगर इसके साथ फिर से वही अमल दोहराया जाए तो शायद वो ठीक हो जाए और इसको सब कुछ याद आ जाए या फिर उसकी शादी कर दी जाए। शादी होगी, शोहर होगा और बच्चे होंगे तो वो ठीक हो जाएगी। कामरान ने ये सुनते ही वो वेला डाल दिया कि वो अब इससे शादी करेगा, फिर चाहे वो पागल ही क्यों ना हो, और यूं उसने उससे शादी कर ली। मगर मारिया ठीक ना हो सकी। उनकी शादी को 4 साल गुजर चुके थे, मगर अब भी मारिया पहले जैसी ही ना ढंगी से खाना खाती, ना ही साफ कपड़े पहनती, बल्कि किसी को खुद को हाथ भी नहीं लगाने देती थी और इसे जंजीरें से बांध कर रखा जाता था क्योंकि कई बार इसने दूसरों को नुकसान पहुंचाने और भागने की कोशिश की थी। इसका और कामरान का रिश्ता सिर्फ कागजी है। कामरान की इतने सालों की मेहनत भी कामयाब न हुई और अब भी वैसी की वैसी ही है। ये घर वालों ने समझा बुझाकर कामरान की शादी मुझसे करवा दी कि अब सारी उम्र वो एक पागल लड़की के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकता। मेरी सास यानी कामरान की माँ अपनी जिंदगी में इसे हंसता बसता देखना चाहती थी। पिछले कुछ हफ्तों से मारिया की तबीयत खराब रहने लगी थी और कामरान की शादी के झंझटों में वो इसे अस्पताल नहीं ले जा पा रही और कामरान के आज के मेरे साथ रवैये की वजह भी मारिया ही थी। वो मारिया को दुल्हन बनाकर एक बार फिर से उसे पिछली जिंदगी याद दिलवाना चाहता था। तभी मारिया उसके कमरे में मौजूद थी, जबकि ये सब अपनी सास की ज़बानी सुनकर मुझे जोरदार झटका लगा कि मेरा शौहर पहले से शादीशुदा था और मेरे साथ धोखा हुआ, जिस पर मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। शायद मेरे साथ शादी इसीलिए करवाई गई थी कि मैं गरीब लड़की हूँ और अपना घर बचाने के लिए कुछ नहीं कह सकती। मेरी सास मुझे लेकर मेरे शौहर के कमरे की तरफ बढ़ी और दरवाजा खटकाया, जो अगले ही पल खुल गया।
सामने ही नीचे फर्श पर मारिया सजी सवरी हालत में सो रही थी, जबकि कामरान रोया रोया लग रहा था। मुझे उस पर और मारिया पर बेसाख्ता तरस आ गया, मगर मैं कुछ ठीक भी नहीं कर सकती थी। कामरान एकदम अपनी माँ से लिपटा और रोने लगा, जिस पर उसकी माँ उसे तसल्लियां देने लगी और उसे मेरे हवाले से की गई गलती का एहसास दिलाने लगी। जिस पर कामरान ने शर्मिंदा से अंदाज में मुझे और मेरे हुलिये को देखा और फिर मुझसे माजरत करके मुझे अंदर ले गया। मेरी सास ने सोई हुई मारिया को उठाया और फिर बहला फुसला कर अपने साथ ले गई। उसके जाने के बाद मेरे शौहर ने फिर मुझसे माफी मांगी और अपने रवैये की वजह बताने लगा, जो कि मैं अपनी सास से सुन चुकी थी कि वो शादी नहीं करना चाहता था ताकि मारिया को संभाल सके, लेकिन घर वालों ने जबरदस्ती करवा दी। मैंने कामरान को तसल्ली दी और अपने साथ का यकीन दिलाया, जिस पर वो काफी देर तक अपना गम मुझसे गलत करता रहा। मुझे यकीन था कि जल्द ही मैं उसके दिल में जगह बना लूंगी। वैसे भी जो हो गया था उसे बदला नहीं जा सकता था, ना ही अपनी माँ को या किसी और को इस बारे में बताने वाली थी मैं, क्योंकि मारिया एक बेजरर सी औरत थी जिससे मुझे कोई खतरा नहीं था। शादी के बाद सभी मेहमान अपने अपने घरों की तरफ रुखसत हो गए। मैं मारिया का अपनी सगी बहन की तरह ख्याल रखने लगी। उसका खाना पीना, उसके कपड़े वगैरह सब मैं ही देखने लगी और कोशिश करती थी कि उसके साथ अपना रवैया दुरुस्त रखूं। ये सब देखकर बाकी सब घर वालों के साथ साथ कामरान भी खुश रहने लगे और उसके दिल में मेरे लिए जगह बनने लगी, जिसका इजहार वो अपनी मोहब्बत भरे अमल और लफ्जों से करता रहता था। मारिया मुझसे काफी हद तक मानूस हो चुकी थी, लेकिन वो ठीक नहीं हो पा रही थी। उसकी दवाइयाँ भी तब्दील करके देखा था, लेकिन नतीजा सिफर रहा। अब तो बाकी सब भी उसकी हालत से मायूस हो रहे थे, लेकिन कामरान चाहता था कि वो ठीक हो जाए। तभी मैं दिल जमई से उसका ख्याल रखा कर, बिना किसी बुग़्ज़ और बिना किसी हसद के। उसका चेकअप भी मैं और कामरान अस्पताल में ले जाकर करवाते। यूं ही करते करते 2 महीने गुजर चुके थे। अब चुप चुप सी रहने लगी। उसे हर वक्त बुखार चढ़ा रहता और वो अपने कमरे में बिस्तर पर पड़ी रहती और ऊँगती रहती। अब वो पहले की तरह शोर नहीं करती। उसके डॉक्टर ने उसकी इस बात को एक अच्छी अलामत करार दिया, लेकिन दिन ब दिन उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। वो कमजोर तो पहले से ही थी, लेकिन दिन ब दिन हड्डियों का ढांचा बनती जा रही, जिस पर मैंने मशवरा दिया कि इसका मुकम्मल चेकअप करवाया जाए। और यूं कामरान ने एक अच्छे अस्पताल में उसका चेकअप करवाया, लेकिन जो बात सुनने में आई उसने हमारे दिमाग को हिला कर रख दिया। मारिया को हेपेटाइटिस सी था और वो भी आखिरी स्टेज पर। डॉक्टर ने बताया कि वो बेहद कम वक्त जिंदा रह सकती है, जिस पर हम सब सदमे में घिर गए। हम सब उसका पहले से बढ़कर ख्याल रखा करते। उसका मुकम्मल इलाज शुरू कर दिया। मुझे वो बहनों की तरह अजीज हो गई थी और मैं नहीं चाहती थी कि उसे कुछ हो, लेकिन होने को कोई नहीं टाल सकता। जिस दिन मेरा बेटा पैदा हुआ उसके 1 हफ्ते बाद मारिया की मौत होगी और वो सबको दुखी छोड़कर खाल के हकीकी से जा मिली। उसकी मौत का हम यकीन नहीं कर पाते थे, लेकिन ऐसा लगता था कि अभी भी वो कहीं से निकल आएगी। लेकिन हकीकत ये थी कि वो हम सबको दुखी छोड़कर हर फिक्र से आजाद होकर मर चुकी। जाने वालों पर सब्र आ ही जाता है। हमें भी आहिस्ता आहिस्ता उसकी मौत पर सब्र आ ही गया, लेकिन कभी कभी उस लड़के पर बेहद गुस्सा आता है जिसने मारिया को धोखा दिया था और जिसकी मोहब्बत और धोखे में मारिया पागल होगी कि इतने साल तक खुद ही फरामोश कर दिया था। अगर वो इंसान मारिया की और उसकी मोहब्बत की कदर कर लेता और पैसों और जेवरात का लालच ना करता, तो आज मारिया अपने बच्चे के साथ खुशगवार जिंदगी गुजार रही हो। लेकिन हमेशा वो नहीं होता जो इंसान सोचता है, बल्कि वो ही होता है जो किस्मत में लिख दिया गया है। और मारिया के साथ भी वही हुआ जो उसकी किस्मत में लिख दिया गया था, जिसका दुख सारी जिंदगी खत्म नहीं होगा।